हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक्स के बारे में कि आखिर ये स्टैक्स होते क्या हैं। इन स्टैक्स के अंदर हम लिमिटेड फीचर्स के साथ जो हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी आखिर जरूरत ही क्यों पड़ गई हमको। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर ये स्टैक्स जो है बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और ये जो लिमिटेड फीचर के साथ जो डेटा स्ट्रक्चर बना है ये वहीं पर बहुत ज्यादा यूज होगा। उसके बाद हम स्टैक्स के इंप्लीमेंटेशंस करेंगे, उसको लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, एरेज के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो यानी कि आपके पास आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है स्टैक्स के बारे में। तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके कोई भी सुझाव है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें, जिससे हम आपके साथ ज्यादा बेटर वे में कनेक्ट कर सकें और आपके लिए और बेहतर वीडियोस लेकर आ सकें। तो चलिए आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले एक स्टैक्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टैक्स बेसिकली हमारे पास में एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मींस एक के बाद एक हमारे पास में एलिमेंट्स लगे पड़े हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ट्रेवर्सल होगा वो 1 by 1 1 by 1 1 by 1 होगा। यूजुअली जो हमारे पास में स्टैक होता है उसके अंदर हम कोई भी लुकअप मेथड्स या कोई सर्च एलिमेंट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा स्टैक होता है वो टॉप एलिमेंट के साथ ही डील कर रहा होता है, जिसको अभी हम समझेंगे। तो एक हल्का सा ओवरव्यू आपको समझाने के लिए कि स्टैक होता क्या है। ये भी एक तरह की हमारे पास में एक मेमोरी लोकेशन होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स पड़े होते हैं। जैसे हम एरे के अंदर अगर इसको सपोज करें, एरे के अंदर एलिमेंट पड़े होते हैं, जिसके अंदर हमने मान लो यहाँ पर ए डाला, कोई भी एलिमेंट डाला। सेकंड एलिमेंट हम इससे पहले कहीं नहीं डाल सकते, यहाँ पर कहीं नहीं डाल सकते, हम सेकंड एलिमेंट इसके बाद ही डाल सकते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन का मतलब अब पहले हमारा टॉप यहाँ पर था, अब वो टॉप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया। ठीक है ना, तो टॉप यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब एक और एलिमेंट अगर हम डालेंगे तो हम यहाँ पर ही डालेंगे। हम इसके अंदर कोई डिलीट ऑपरेशन इन बिटवीन नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो टॉप के साथ ही कर सकते हैं। यानी कि अब हम अगर इसमें से कोई डिलीट ऑपरेशन करना है, डिलीट का मतलब कोई भी एलिमेंट हटाना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये ही यूज होगा। ठीक है ना, तो इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन वे के अंदर ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्टैक है जिसकी हमने एक लेंथ डिफाइन कर दी है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लू कलर का सेक्शन ये समझ लो एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में इसको असाइन कर दी है। ये स्मॉल जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं यहाँ पर, ये समझ लो कि इसके अंदर जो हम ये एलिमेंट रख रहे हैं, जो भी इसके अंदर ये डेटा रख रहे हैं, ये कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई डेटा या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसके लिए इतनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है ना, इसके अंदर हम जैसे एलिमेंट इसके अंदर जाते जा रहे हैं, अब वो 1 by 1 इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंटर हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, जिसको हम टॉप बोल रहे हैं, ये टॉप हमेशा ही लास्ट एलिमेंट होता है उसका। ठीक है ना, हमारे इस स्टैक का। और कोई भी ऑपरेशन जो हमारे इस स्टैक के अंदर होंगे वो हमेशा बेस्ड ऑन होंगे हमारे टॉप से। अगर जो भी हमने यहाँ पर टॉप में डिफाइन करा हुआ है उसी के बेसिस पे हमारे ऑपरेशंस होंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये उस टाइम पर टॉप हमारा ये होगा। अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट डालना है तो मेरा जो टेक्स्ट जो टॉप होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एलिमेंट आ जाएगा। तो वो इस तरीके से यहाँ पर डेटा डलेगा, यानी कि सारे ऑपरेशन हमारे टॉप के बेसिस पे ही होंगे। एक बात क्लियर हो गई। कुछ भी पुश होना है, यानी कि जो हमने इंसर्ट करा था, ऐड करा था एलिमेंट, यहाँ पर ये एलिमेंट जो ऐड हुआ है, ये एलिमेंट जो है इस ऑपरेशन को ऐड करने को कहते हैं हम पुश स्टैक्स के अंदर। ठीक है, और इस एलिमेंट को अगर मुझे निकालना है यहाँ से, उसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं, जो हमने यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक इसके अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं। इसके अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप एंड पीक, जिसको हम आगे डिटेल्स के अंदर समझेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि स्टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर की हमें आखिर जरूरत ही क्यों पड़ गई, कि हम इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर एक लिमिटेड फीचर है, हम एक सिर्फ टॉप लोकेशन के साथ ही काम कर रहे हैं, सिर्फ इतने एरिया में ही हम अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ गई है। तो इसका मेन पर्पज ये है कि देखो, हम जो स्टैक्स हैं वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरेज, लिंक लिस्ट। यानी कि
जो भी फीचर हमारे पास में एरेज के होंगे या लिंक लिस्ट के होंगे, जो भी उनके अंदर एक्शन मेथड्स हो सकते हैं, जो भी उनके मेथड्स हो सकते हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है, वो सारी की सारी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। बट हम इसके अंदर लिमिट कर देते हैं अपनी सारी फंक्शनैलिटी बेस्ड ऑन दिस टॉप। उसका रीजन ये है कि कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं हम जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर बनाते हैं जो विद इन दीज लिमिटेशंस ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं रादर देन मैं उसको फुल इंप्लीमेंटेशन दूं। हम कर सकते हैं ये एरे इंप्लीमेंटेशन, बट हम उसके अंदर सारे फीचर भी डाल सकते हैं, बट उसका यूज नहीं है उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। तो इसलिए हम इस फीचर को, जो इस डेटा स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये विद लिमिटेड फीचर्स के साथ ही बनाते हैं। और आप इसको जब देखेंगे रियल लाइफ के अंदर तो एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है ये लिमिटेशंस लगाना एंड कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अब आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि हम जो है किसी को पूरा का पूरा सारे के सारे फीचर्स देकर क्या करेंगे अगर हमारा काम एक लिमिटेड फीचर्स के साथ में हो जाता है। तो उसके साथ अगर हमारा सारा काम हो जाएगा तो हमें उसको सारे फीचर्स समझाने नहीं पड़ेंगे, हर बात उसको क्लियर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो काम कर रहा है, जो एक्चुअली में प्रोग्राम बना रहा है, उसको भी ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर उसके ऑपरेशंस इन 3 ऑपरेशंस के साथ में ही हो जाते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी इन 3 ऑपरेशन के साथ ही डेवलप हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम इसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो पा रही है कि इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेशंस लगाने के बाद भी ये कहां इंपॉर्टेंट है और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा रियल लाइफ भी इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे रियल लाइफ के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं हम और अच्छे अच्छे फीचर्स बना रहे हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिए। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल चेक कर लेते हैं जो हम बेसिकली जहां पर स्टैक्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेट्स से हम ब्राउजर्स तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम सबको पता है ब्राउजर्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ब्राउजर्स के अंदर एक हमारे पास में बैक बटन होता है, एक यहाँ पर फॉरवर्ड बटन होता है और एक यहाँ पर नेविगेशनल बार होता है, ठीक है ना। लेट्स से आप यहाँ पर फेसबुक पर जाते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं। जैसे ही आपने facebook.com करा, हमारा ब्राउजर क्या करेगा, इस वैल्यू को उठाकर हमारे स्टैक के अंदर डाल देगा कि हम FB पर गए, ठीक है। ये हमारी प्रीवियस स्टेट थी जहां पर हम चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, लेट्स से आप जो है उसके बाद यहां से गूगल पर चले जाते हैं। तो अब जैसे ही हम नई लोकेशन पर गए, ये गूगल जो है हमारे स्टैक के ऊपर नेक्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा। फर्दर लेट्स से हम चले जाते हैं यूट्यूब पर, तो ये जो थर्ड हमारे पास में ब्राउज हुआ हमारे पास में वेब पेज, ये वाली भी हिस्ट्री हमारे स्टैक के अंदर सेव हो जाएगी और हम यहां पर YT आ जाएगा, ठीक है, यूट्यूब आ जाएगा। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसके अंदर एक के बाद एक नए नए पेज के अंदर जाते जा रहे हैं, वो सारे के सारे पेज हमारे ब्राउजर की एक तरह से हिस्ट्री के अंदर सेव होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर इस बैक बटन को प्रेस करता हूं तो बैक बटन क्या करता है, वो यहां से जाता है, वो ये चेक करता है। करंटली हमारे पास में टॉप ये हो गया क्योंकि सबसे लास्ट हमारे पास में ये ओपन हुआ था, तो टॉप ये हो गया। तो ये बैक बटन क्या करता है कि भाई साहब एक काम करो, जो टॉप में है मेरे पास में इसको हटा दो, ठीक है, और उससे जो प्रीवियस स्टेट थी जो कि गूगल थी वहां पर हमें लेकर आ जाओ। तो क्या करेगा, जैसे हमने बैक प्रेस किया उसने हमारे पास में एक पॉप ऑपरेशन कॉल कर दिया जो हमारे स्टैक के अंदर यूज होता है किसी भी एलिमेंट को, जो टॉप एलिमेंट है उसको निकालने के लिए। तो वो ऑपरेशन यहां पर चलेगा तो हमारा टॉप एलिमेंट यहां से हट जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉप यहां पर आ जाएगा और हमारा गूगल पेज वहां पर खुल जाएगा। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास में हो गया जो कि हम यूज कर रहे होते हैं स्टैक्स के अंदर। हम इसको देखेंगे डिटेल्स के अंदर, इस मेथड को समझेंगे, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी चेक करेंगे, सब कुछ हम चेक करेंगे। तो डोंट वरी, जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिया, एक आपको रिलेट करवाया है कैसे आप रियल लाइफ के अंदर स्टैक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि आपके पास एक टिफिन बॉक्स होगा, टिफिन बॉक्स मल्टीपल लेयर्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर हमें एक लेयर इसके ऊपर एक और टिफिन बॉक्स रखना है, लेट्स से इसके अंदर चपातीज हैं, इसके अंदर राइस है, इसके अंदर आपकी वेजिटेबल है, इसके अंदर आपके सैलेड्स हैं, आपको एक और चीज इसके अंदर स्वीट्स डालनी है, तो आप इसके ऊपर ही डालोगे यहाँ से
बीच में तो घुसा कर नहीं डालोगे, बीच में घुसाओगे तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसको बाहर निकालोगे, फिर इसको बाहर निकालोगे, तब हम यहाँ पर एक पोजीशन बनाएंगे, तब उसको डालेंगे, ठीक है ना। तो हम ये काम कर रहे होंगे उसके अंदर भी। तो यानी कि स्टैक्स हम एक रियल लाइफ के अंदर यहाँ भी यूज कर रहे होते हैं। एक और जगह है जहां हम स्टैक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, और आपने शायद वो हमने पढ़ाया भी है, उस बारे में हम डिस्कस भी किया है पहले, जो है हमारे फंक्शनल कॉल्स के अंदर। अगर हमारा एक फंक्शन है फू, ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ। अगर आपने रिकर्शन वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मैं इसको पिन कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा लिंक को, तो इसको देखें। तो फू फंक्शन जो कॉल हो रहा है, इसने एक यहाँ पर कंडीशन ले ली है, इस कंडीशन पर आके हमारा ये टर्मिनेशन कंडीशन बन जाएगी, जहाँ पर हमारा ये रिकर्सिव कॉल बंद हो जाएगी, जहाँ पर हम एक फू फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कब खत्म हो जाएगी, जब हमारा काउंटर जो है इक्वल टू और लेस देन, जब इक्वल टू 3 हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास में ये फंक्शनल कॉल रुक जाएगी। तो ये फंक्शनल कॉल्स हमारी किस तरह से सेव हो रही हैं, ये भी हमारे स्टैक के अंदर ही सेव हो रही है। यानी कि जब फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा तो फू फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा कॉल होगा तब ये दोबारा आ जाएगा, उसके बाद तीसरी बार फिर होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर चौथी बार जब होगा तब यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचा ये, अब यहाँ पर इसको टर्मिनेशन कंडीशन मिल गई, यहाँ से टर्मिनेशन कंडीशन मिलने की वजह से यहाँ पर एक रिटर्न और आएगा। हम यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे, जो भी रिटर्न करेंगे वो इससे प्रीवियस पर जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे उसके प्रीवियस पर जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे वो प्रीवियस होगा। इसलिए एक फंक्शनल कॉल करने के लिए, जो कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, उसको करने के लिए भी हमारे पास में स्टैक्स यूज होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उसका आउटपुट निकालने के लिए। तो ये बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है जो हम यूज करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, क्योंकि हम हैं डेवलपर्स और हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब इसके साथ और ये देख लेते हैं कि स्टैक्स के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सब कुछ जान लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास में ये एक स्टैक है जिसके अंदर इसका एक पॉइंटर है जो कि टॉप को रेफरेंस कर रहा है। एक हमारे पास में इसमें पुश ऑपरेशंस होते हैं, पॉप ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुश ऑपरेशन जो हमारा होता है, किसी भी एलिमेंट को हमारे को स्टैक के अंदर डालना है। अगर ये हमारा एक एरे है, अगर हम इसको एरे लेके मान रहे हैं, एरेज के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अगर स्टैक को, तो यानी कि पुश का मतलब क्या हो गया, एरे के अंदर एक एलिमेंट डालना, लास्ट पोजीशन पर डालना है। तो उस ऑपरेशन को करने की जो कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट टाइम होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई लूप तो चल नहीं रहा है, ठीक है, लूप नहीं चल रहा है, तो इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही होनी है। ये बात क्लियर हो गई है। तो हमने ये इसके अंदर सीख लिया कि हम कैसे डाल रहे हैं स्टैक के अंदर डेटा। दूसरा ऑपरेशन होगा पॉप। पॉप का ऑपरेशन क्या मतलब क्या है कि हम जो भी हमारा ये एरे है, जो हमने एरे डिफाइन किया था, इसके लास्ट एलिमेंट, जो भी यहाँ पर लास्ट एलिमेंट आया था, उसको ही हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं पॉप ऑपरेशन के नाम से, ठीक है ना। अब ये पॉप ऑपरेशन भी कांस्टेंट टाइम में क्यों चलेगा, क्योंकि हम लेकर हमेशा चलते हैं टॉप को, हमेशा अपने इंप्लीमेंटेशन के अंदर मैनेज करके चलते हैं। रादर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा एरे है उसकी लेंथ हमें पता होती है, तो लेंथ -1 जो पोजीशन होगी, क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो लेंथ -1 जो हमारी पोजीशन होगी, इस पोजीशन पर ही मेरा लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब वहां पर ही मेरा टॉप होगा। तो इस टॉप लोकेशन हमें पता ही होगी, तो यहां पर पहुंचने के लिए भी हमें कांस्टेंट टाइम ही लगने वाला है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही होने वाली है, ठीक है। इसके बाद एक होता है हमारे पास पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या कहता है कि जो मेरा टॉप में एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये जो मेरा एलिमेंट टॉप के अंदर है, ये एलिमेंट जो मेरा टॉप में है, आप इसको मुझे प्रिंट कर दो या ये मेरे को रिटर्न करके दे दो। तो यानी कि पीक का वैल्यू क्या है कि मेरे को टॉप एलिमेंट देना है उसको वापस, क्योंकि हम टॉप ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं बाई लेंथ -1 के थ्रू, इससे हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम इसको भी कांस्टेंट टाइम के अंदर रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। लुकअप ऑपरेशन जो है ये ऑप्शनल है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जिस भी कंपनी में, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर है। ये बात वही हो गई कि हम यार इसको स्टैक को जो है एरे ही बना रहे हैं अल्टीमेटली, उसके लुकअप भी दे रहे हैं, फिर उसके अंदर हम डिलीट भी डाल देंगे, सब कुछ ऑपरेशन डाल देंगे, उसके बराबर ही हो गया। बट ये ऑप्शनल है। इन केस आपको लुकअप करना भी है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा इसकी लिमिटेशन के अंदर अगर हमें काम करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं। बट लुकअप तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एरे है, एरे को तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन विद इन लिमिटेशन ऑफ स्टैक्स
क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ टॉप के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं, टॉप के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। तो यानी कि हम अगर कोई भी एलिमेंट हमें निकालना है, मान लो हमें जे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉप करूंगा, सेकंड पॉप करूंगा, ये भी पॉप करूंगा, तब यहां पर पहुंचूंगा। ठीक है ना, यानी कि कितने बार मैंने पॉप किया, एन टाइम पॉप करना पड़ गया मुझको। मान लो हमें लास्ट तक जाना पड़ता तो एन टाइम मुझे पॉप करना पड़ जाता। तो अगर मैं एन टाइम इसको पॉप कर रहा हूं तो यानी कि एक लूप चलेगा इसके अंदर जरूर, और कहीं पर जहां पर लूप चलता है तो बस उसके अंदर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो ही जाती है। तो यहां पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारा लूप जो चला है वो एन टाइम चला है। ये चीज समझ गई। ये लुकअप मैं विद इन लिमिटेशन ऑफ स्टैक फीचर के थ्रू कर रहा हूं। मैं इसके अंदर लुकअप जो है नॉर्मल एरे का लुकअप नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि एरे का लुकअप है, एरे का लुकअप तो फास्ट होता है, हम डायरेक्टली उस पोजीशन पर जा सकते हैं, बट नहीं, विद इन लिमिटेशन ऑफ स्टैक। जो स्टैक के अंदर ये तीन मेन मेथड्स हैं, पुश, पॉप एंड पीक, इसके बेसिस पर ही मैं ये लुकअप कर रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको। अदरवाइज तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाती अगर हम इसको डायरेक्ट एरे मान के चल लेते। तो चलो ये चीज आपको समझा लिया। इस चीज से एक और चीज हम देख पा रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया। तो जो सबसे लास्ट के अंदर यहां पर इंसर्ट हुआ है वो ही सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन इंसर्ट हुआ था, लास्ट इंसर्ट कौन हुआ था, ये लास्ट इंसर्ट हुआ था सी हमारा। ठीक है ना, उससे पहले कौन इंसर्ट हुआ, बी हुआ था, उससे पहले कौन हुआ था, ए हुआ था। यानी कि पहले लास्ट इंसर्ट सी हुआ था तो लास्ट यही बाहर निकल के आएगा, सी बाहर निकलेगा। फिर स्टैक के अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, ए और बी रह जाएगा। अब लास्ट इंसर्ट कौन रह गया, हमारे पास में बी है, तो अब कौन निकलेगा इसके बाद में निकलेगा बी, तो क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। और अगर इसके बाद में यहाँ पर लास्ट इंसर्ट कौन है, ए, तो अब कौन निकलेगा, यहाँ पर ए निकलेगा। अब क्या रह जाएगा इसके अंदर, स्टैक के अंदर एम्प्टी, कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज समझ में आ पा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टैक को हम इंप्लीमेंट करते हैं। स्टैक के ये सारे फीचर्स होते हैं, स्टैक की ये सारी लिमिटेशंस भी होती हैं, और स्टैक्स के अंदर ये सारे एक्शन मेथड्स होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और स्टैक को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार इसको इंप्लीमेंट करने से पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि यार हम स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करें या लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करें, कौन सा बेटर वे होने वाला है। देखो, हमने एक चीज हमने देखी थी, एरे के अंदर इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हमने उसको दे दी है, और उसके अंदर हमने लिमिटेड फीचर्स लगा दिए हैं, और उसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस मेमोरी। दूसरा तरीका क्या हो गया हमारे पास में, कि हमने एक लिंक लिस्ट बना ली है, और जैसे जैसे हम इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, हम उसके साथ में नोड इंसर्ट करते चले जा रहे हैं, और हमारे पास में ये एक लिंक लिस्ट रेडी होती चली जा रही है। ठीक है, जिसको लिंक लिस्ट नहीं समझ में आ रही है, हमारी ये प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, इसको मैं पिन कमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को, स्टैक को लिंक लिस्ट पढ़ाने के बाद ही पढ़ाया है। रीजन यही था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर आपको समझाना था, इसलिए पहले मैंने लिंक लिस्ट बताया, उसके बाद ही मैं इस पर आया हूं। तो एरेज हो गए हमारे पास में, लिंक लिस्ट हो चुके हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक पर आ गए हैं। तो एक चीज आपने देखी है कि हमारा जो एरे है, इसके अंदर हम इसकी लास्ट पोजीशन में आराम से निकाल ही सकते हैं। इस तरह लास्ट मैंने पोजीशन इसके अंदर निकाली है, ये मेरे पास में किससे कैसे निकल के आएगी, हमारे पास में लेंथ -1 से आ जाएगी। और जो हमारे जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट के अंदर हम हमेशा क्या मैनेज करके रखते हैं, हम एक हेड और एक टेल, ठीक है ना, एक हेड पॉइंटर और एक टेल पॉइंटर हम अपने पास में रखते ही हैं। तो टेल क्या किस चीज की काउंटिंग रख रहा है, जो हमारे पास में लास्ट नोड है, जो भी लास्ट इंसर्ट हुई है। तो यानी कि दोनों केस के अंदर हमारे पास टाइम तो सेम ही लगना है। ठीक है ना, नोड को फाइंड करने के लिए, इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यानी कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई भी हमारे पास में ट्रेवर्सल नहीं चलना, 1 by 1 ऐसा कुछ नहीं चलना, ना इसमें 1 by 1 ढूंढूंगा मैं। मेरे पास सब कुछ पता है, इसमें मेरे पास टेल पता है, इसके अंदर मेरे को लास्ट एलिमेंट पता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे को यहाँ पर तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो इसलिए लुकअप टाइम नहीं होना, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो रहना ही रहना है यहाँ पर हमारे पास में टाइम। ठीक है ना, इसलिए कांस्टेंट टाइम रहेगा दोनों केस के अंदर। तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे स्पीड के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर, हम लिंक लिस्ट यूज करें या इसके अंदर हम एरे यूज करें। बट हाँ, एक चीज जो है थोड़ी सी हम समझ सकते हैं कि एरेज हमारे पास में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है ना, एरे इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर कोई एडिशनल हम मेमोरी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पर एज अ पॉइंटर जो है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं।
जो कि हमें नेक्स्ट लोकेशन बता रहा है। तो अगर हमारे पास में स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उस केस के अंदर लिंक लिस्ट हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, उस केस में हमारे लिए एरे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में स्पेस कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम उसके अंदर आइदर वे में कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, देखो यार ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है हमारे पास में एरे की, कंटिन्यूस हो रखी है, तो इसके अंदर जो सीक ऑपरेशन होगा मेरा डिस्क के ऊपर वो थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट होगा। लेकिन हमारी जो लिंक लिस्ट है ये जो है स्कैटर्ड होती है डिस्क के ऊपर, तो इसके अंदर जब हम इस मेमोरी लोकेशन को जब फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इसका जो सीक टाइम होगा वो कंपैरेटिवली एरे से ज्यादा होगा, ठीक है ना, एरे से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं अगर आप बहुत ही लोअर लेवल पर जाके देखना चाहते हैं इस चीज को, तो बहुत माइनर सा एक परफॉर्मेंस डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज दोनों के दोनों सेम वर्क करेंगे, ठीक है। ये चीज होगी। तो चलो अब आके इंप्लीमेंट करते हैं अपना स्टैक को यूजिंग आवर लिंक लिस्ट और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो चलिए चीजों को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड लेकर आ गए हैं अपने स्टैक्स के लिए। ये हमने यहाँ पर एक स्टैक अपना डिफाइन कर दिया है, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी हैं एंड कुछ मेथड्स डिफाइन करें। चलो इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। जिन लोगों ने लिंक लिस्ट की वीडियो हमारी नहीं देखी है वो लिंक लिस्ट की वीडियो जरूर देख लें, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और लिंक लिस्ट की वीडियो को जरूर देखें, है ना। और इसके अंदर आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हमारे पास में हमने क्या कॉन्सेप्ट लिखा है और कैसे लिखा है, आप इसको बहुत ज्यादा इजीली समझ पाएंगे अगर आप ये कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इसको स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखो हमें अगर कोई भी स्टैक के अंदर एलिमेंट डालना है तो हमें एक नोड बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, एक नोड जो है उसको सेपरेटली यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, नोड क्लास 1 में बनाई। उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं दो प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी है कि जो हमारे उस नोड के अंदर जो वैल्यू आनी है वो यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे और उसका एक नेक्स्ट पॉइंटर हम इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। तो इससे ये चीज हमने एक नोड बना दी है जो भी हमारे उस स्टैक को इंप्लीमेंट करने में काम आएगी। यहां पर हमने डिक्लेयर कर दिया। सेकंड काम हम क्या कर रहे हैं कि अब हम अपना डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, जो कि है स्टैक्स। इसके अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करेगा, इन तीनों प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर देगा। वहां पर जब हमने लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट किया था तो हमारी प्रॉपर्टीज थी, टॉप की जगह पर क्या थी, हेड, ठीक है, बॉटम की जगह पर क्या थी, टेल, और लेंथ तो सेम है ही है, ठीक है ना। तो अब रिलेट कर पा रहे हैं उस वीडियो से। उस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, बस नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेड की जगह पर हमने टॉप लिखना स्टार्ट कर दिया एंड बॉटम की जगह हमने टेल कहना स्टार्ट कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई है हमारे पास में। तो यानी कि हमको अगर कोई भी स्टैक अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके अंदर हम कुछ मेथड्स डिफाइन करेंगे, जैसे पीक मेथड, पुश मेथड एंड पॉप मेथड। तो स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक नोड बनानी पड़ेगी जिसके अंदर एक वैल्यू होगी और एक उसमें नेक्स्ट पॉइंटर होगा। इससे हमारी नोड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हमने पहली नोड यूजिंग दिस नोड क्लास हमने क्रिएट करी और उसके बाद में हमारे पास में जो स्टैक जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने इसके अंदर ये पास करा, एक नोड हमारे पास में बन गई है। अब हम जब इसको स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड, हम स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करते ही क्या होगा, हमारे पास में ये तीनों प्रॉपर्टीज सेट हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक टॉप आ जाएगा, एक बॉटम आ जाएगा, एक लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास एक टॉप आ गया, एक बॉटम आ गया, एक मेरे पास में लेंथ आ गया। तो जैसे ही हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, ऐड का मतलब हम पुश करेंगे इसके अंदर। जैसे ही हम इसके अंदर कुछ पुश करेंगे, क्या पुश करेंगे, कोई वैल्यू पुश करेंगे इसके अंदर। हमने यहाँ वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो वो जो वैल्यू क्या है, वो ये नोड है। नोड के अंदर जो वैल्यू बनाई हमने इंसर्ट करी है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास में वो वैल्यू पुश करने के लिए, यानी कि वो वैल्यू यहाँ पर आ गई है मेरे पास में। अब अगर वैल्यू यहाँ पर आ गई है तो क्या होगा, जैसे ही मेरे पास में ये पहली नोड डिफाइन हुई, अगर ये फर्स्ट नोड है तो टॉप भी यही होगा और बॉटम भी यही होगा और लेंथ हमारे पास में 1 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई पुश ऑपरेशन के अंदर। दूसरी चीज क्या होगी, अगर मैं एक और नोड बनाता हूं V2, जैसे ही हमारी ये नई नोड V2 जैसे ही हमारे पास में क्रिएट हो गई, हमने जो इसमें वैल्यू पास करी थी वो वैल्यू यहां पर आ गई है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमें इसको इस ऑपरेशन पुश ऑपरेशन के थ्रू हमें इसको टॉप में डालना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो बॉटम तो मेरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जहां पर बॉटम है वहां पर वहीं रहेगा। टॉप की वैल्यू मेरी यहां से हटेगी और टॉप जो होगा वो यहां पर लिंक हो जाएगा मेरे पास में अब, और जो इसका नेक्स्ट है वो पॉइंट हो जाएगा यहां पर प्रीवियस नोड के साथ में। तो मेरी लिंक लिस्ट किस तरह से बन जाएगी, अब मेरे पास में टॉप में ये आ जाएगा, ये मेरे पास में नेक्स्ट में आ जाएगा, और ये ही हमारा बॉटम होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी क्लियर कर पा रहे हैं आप, इस चीज को यहां से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा। यहां पर जैसे ही V1 आया था, इसको V1 कह देते हैं, ठीक है ना। V1 आया था एंड उसके बाद में V2 आया पुश ऑपरेशन के थ्रू में। अब इसके अंदर जब देखते हैं, जैसे ही हमारे पास में V2 आया तो हमारे यहाँ टॉप जो है वो हमें शिफ्ट हो जाता है। तो टॉप हमारा कहां पर होगा, यहां पर होगा अब, ठीक है ना। अगर हम पीक ऑपरेशन करेंगे यहां पर, अब पीक ऑपरेशन किसके ऊपर काम करता है, टॉप के ऊपर काम कर रहा होता है। तो यानी कि ये हमारे टॉप की जो वैल्यू उसको आउटपुट कर देगा, जो आएगा V2। तो ये पीक ऑपरेशन हम इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। और तीसरा ऑपरेशन होगा हमारे पास में पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब है कि वो इस एलिमेंट को स्टैक से हटा ही देगा। तो जैसे ही वो इस एलिमेंट को टॉप से हटा देगा, यहां से हटाने का मतलब क्या होगा अब यहां पर, कि ये वाला एलिमेंट यहां पर बचेगा नहीं और हमारा नया स्टैक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ V1 के साथ में रह जाएगा। तो ये इस तरह की इंप्लीमेंटेशन हम इसके अंदर करने वाले हैं। सारे के सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और 1 बाय 1 इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम पीक मेथड को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो पीक मेथड हमारा क्या कहता है कि भाई साहब रिटर्न कर दो आप सीधा दिस डॉट टॉप को, जो भी मेरे पास टॉप में है हमारे स्टैक के अंदर उसको रिटर्न कर दो। चलो इसको देख लेते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। कंसोल लॉग माई स्टैक डॉट पीक, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। यहां पर हमारे पास में आया नल, ठीक है। नल क्यों, क्योंकि कुछ भी है नहीं अभी हमारे पास में, तो इसलिए नल आया, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब कुछ बेटर है, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड था, पीक मेथड में कुछ भी नहीं है, जो भी टॉप में है हमने अभी डिस्कस भी किया, जो भी टॉप के अंदर है उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं हम अपने पुश मेथड को, जिसके अंदर हम कोई ना कोई अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद में हमारा स्टैक फुल होता चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, जब भी हम पुश ऑपरेशन को यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे। नोड बना के पहले ये देखेंगे कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी है तो मेरे पास में जो फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट जो भी मेरा नोड बना है वही मेरा टॉप होगा, वही मेरा बॉटम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने बॉटम को वहीं का वहीं रखेंगे और टॉप को मूव करते चले जाएंगे। ये छोटी सी इंप्लीमेंटेशन करनी है और लेंथ जरूर इंक्रीज करती जाना है अपने स्टैक की, और दैट्स इट, इतना सा काम होना है। तो चलो 1 बाय 1 इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले अपना नोड बनाते हैं। तो यहां पर हमने अपना नोड डिक्लेयर कर दिया है, एक न्यू नोड हमने बनाया है। इस न्यू नोड के अंदर क्या होगा, हम इस नोड को यहाँ पर पास कर रहे हैं, हमारी इस क्लास के थ्रू हमने नोड बनाया है, और हमारी यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू जो हमने यहाँ पर पास करी है, जो हमारे पुश मेथड के अंदर है, वो क्या आएगी इस कंस्ट्रक्ट के अंदर जाकर और इस वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर देगी और दोनों प्रॉपर्टीज इसकी सेट कर देगी। तो हमारी फर्स्ट नोड हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे स्टैक के अंदर कुछ है भी कि नहीं है, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। पहले हम एम्प्टी चेक कर लेते हैं और उसके बाद उसकी एल्स कंडीशन के ऊपर काम करेंगे। चलो इफ के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ लेंथ हमारी 0 है अगर लिंक लिस्ट की, मतलब हमारे स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है हमारे पास में, टॉप हमारा न्यू नोड हो जाएगा, बॉटम हमारा न्यू नोड हो जाएगा और लेंथ हमारी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉप हमारा न्यू नोड के बराबर हो गया है, बॉटम हमारा न्यू नोड के बराबर हो गया है। लेंथ तो हमारी हमेशा इंक्रीज ही होनी है अगर हम कुछ भी डालें, तो इसलिए हम लेंथ को बाहर इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिस डॉट लेंथ इंक्रीज, और जो हम ये रिटर्न कर देते हैं इसी चीज को, ठीक है। रिटर्न हमने कर दिया। तो यानी कि अगर हमारे पास में इसकी लेंथ जो है 0 है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में पहली नोड हमारी ऐड हो गई है। तो ये भी हमारा एक्चुअली वर्क करेगा, भी हमारे इसके अंदर कुछ भी नहीं है स्टैक के अंदर, तो ये वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, कंसोल लॉग कर लेते हैं और इस मेथड को डाल देता हूँ मैं पुश, वैल्यू डाल देता हूँ इसमें 10 और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे स्टैक के अंदर कुछ वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। हमारा टॉप के अंदर वैल्यू आ गई है ये, हमारा बॉटम के अंदर भी सेम वैल्यू, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। लेंथ हमारी 1 हो गई है। जब हमने पीक किया तो हमारे पास में ये वैल्यू टॉप की उसमें आ गई, ठीक है। तो हमारे दोनों ऑपरेशन इसके अंदर वर्क कर रहे हैं।
अब इसकी एल्स कंडीशन लिख लेते हैं। एल्स क्या होगा, मैंने एक होल्डिंग पॉइंटर डिफाइन किया है जिसको मैंने असाइन कर दी है वैल्यू हमारे टॉप की, यानी कि जो मेरा करंट टॉप है अभी इस टाइम पर, उस वैल्यू को हमने इस होल्डिंग पॉइंटर में डाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी नई नोड हमने ये बनाई थी, इस नई नोड के नेक्स्ट के अंदर मैं इस होल्डिंग पॉइंटर की वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा टॉप है उस टॉप को इस न्यू नोड से असाइन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास में तीनों काम हो जाएंगे। होल्डिंग पॉइंटर के अंदर जो मेरे पास में प्रीवियस जो मेरा स्टैक है वो मैंने प्रिजर्व कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर जो हमारे न्यू नोड थी उसके नेक्स्ट के अंदर मैंने अपना होल्डिंग पॉइंटर को डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना न्यू नोड के अंदर अपना होल्डिंग पॉइंटर डाला, उसके बाद में तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, अपने न्यू नोड के अंदर उसके नेक्स्ट के अंदर अपना होल्डिंग पॉइंटर डाल रहे हैं। ठीक है ना, कि होल्डिंग पॉइंटर क्या है, ये वो डेटा है जो हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है ना, जो पहला स्टैक था हमने वो इसके अंदर होल्डिंग पॉइंटर के अंदर स्टैक के अंदर रख लिया था और उसको मैंने अपनी नई नोड के नेक्स्ट के अंदर डाल दिया। क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरा नया टॉप है वो क्या हो जाएगा, वो न्यू नोड हो जाएगा मेरे पास में। तो मैं अपना नया टॉप जो है वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। जो नया टॉप है मेरा वो मेरे पास में ये हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। एक और एलिमेंट पुश करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करके यहाँ पर 20 इसके अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पीक करके देखेंगे तो क्या हुआ, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में 10 ऐड हुआ, सेकेंड एलिमेंट हमारा 20 ऐड हुआ और हमारे पास में जो पीक हुआ वो हमारे पास में लास्ट एलिमेंट 20 पीक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने पुश ऑपरेशन कैसे करा, सिंपल सा काम किया, एक नई नोड बनाई। नई नोड बनाने के बाद में हमने उसकी लेंथ चेक करके देखी। अगर हमारे पास में लेंथ उसकी बिल्कुल 0 है, मतलब हमारे पास में स्टैक अभी इनिशियलाइज एकदम एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो उसका टॉप और बॉटम सेम होगा। अदरवाइज क्या करेंगे, हम होल्डिंग पॉइंटर के अंदर उसके टॉप की वैल्यू को हम प्रिजर्व करके रख लेंगे। ऑल्दो हम इसको भी हटा सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। इस कोड को यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दिस डॉट टॉप को होल्डिंग पॉइंटर की जगह लिख सकते थे, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप की क्या हो रहा है वो आपको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है, इसलिए कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यहाँ पर। तो उसने क्या करा, प्रीवियस स्टैक को प्रिजर्व करके रख लिया। उसके बाद जो मेरी नई नोड बनी थी उसके नेक्स्ट के अंदर मैंने अपना इस होल्डिंग पॉइंटर को डाल दिया, जिससे क्या हो गया, मेरे पास में एक लिंक इस्टेब्लिश हो गया हमारे पास में नई नोड के साथ में। और मैंने जो मेरा टॉप प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दी कि अभी मेरी नई नोड के बराबर है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है और आपको और डिटेल में देखना तो ये आप हमारी लिंक लिस्ट वाली वीडियो को जरूर देख लें, उसके अंदर ये सब चीज़ बहुत डिटेल में समझाई गई है। और दो कुछ प्रॉपर्टीज़ के नेम डिफरेंट हैं क्योंकि वो एज पर लिंक लिस्ट वर्क करा है, यहाँ पर हम स्टैक की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट मोर और लेस सारे के सारे ऑपरेशन उसके अंदर इंप्लीमेंट हो रखे हैं और बहुत बेहतर वे के अंदर समझाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई है। हमने अब क्या क्या इंप्लीमेंट कर लिया है इसके अंदर, पीक इंप्लीमेंट कर लिया है, पुश इंप्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में आ जाता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको निकालो और फेंक दो मतलब डिलीट कर दो। ठीक है, तो डिलीट करने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा टॉप है वो कहाँ पर है। अगर टॉप मेरा सबसे नीचे है, मतलब स्टैक के अंदर बिल्कुल बॉटम के अंदर है, लास्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, या तो उसकी लेंथ मतलब हमारे स्टैक की लेंथ 0 है, तो उस केस के अंदर स्टैक एम्प्टी है, तो यानी कि हम उसमें आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, नल ही आएगा। ठीक है ना। दूसरा केस क्या है कि मेरा जो टॉप है या बॉटम है वो दोनों बराबर हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि इसमें मेरा स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तब भी वो रिटर्न करेगा नल ही। तो ये दोनों केस पहले हम बेस केस चेक कर लेंगे। जैसे ही हमारे बेस केस चेक हो गए उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में टॉप पॉइंटर हमेशा होता है, टॉप पॉइंटर ये हमेशा है, तो मैं क्या करूँगा, जो टॉप का नेक्स्ट है उस टॉप के नेक्स्ट को मैं नया टॉप बना दूंगा और अपनी लेंथ को, जो स्टैक की लेंथ है, उसको 1 से डिक्रीज कर दूंगा। बस मेरा यहाँ पर पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस कंडीशन से कि अगर हमारे पास में हमारे स्टैक की जो लेंथ है वो 0 है कि नहीं है। अगर मेरी लेंथ 0 है तो रिटर्न कर दो नल। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, देखो एक तो ये तो हमने लेंथ चेक करके देख लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा टॉप ही नहीं है। अगर हमारा टॉप एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं हम कि मेरे पास टॉप नहीं है, ठीक है ना, कि हमारा जो टॉप है वो नहीं है, उस केस के अंदर भी रिटर्न कर दो।
ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आप जो है टॉप के नेक्स्ट को नया टॉप बना दो। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो हमारा टॉप है, नया टॉप क्या है, वो हमारे टॉप का नेक्स्ट है, नया टॉप बन गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ को डिक्रीज कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो पॉप ऑपरेशन सिंपल सा हो गया। हमने पहले चेक करा क्या वो उसकी लेंथ 0 है, अगर 0 है तो भाई उसको रिटर्न कर दो नल, नहीं या फिर उसका जो है टॉप नहीं है तब भी इसको रिटर्न कर दो नल, नहीं तो हमारा नया टॉप होगा वो हमारा टॉप का नया नेक्स्ट एग्जिस्टिंग टॉप का नेक्स्ट हो जाएगा और उसकी लेंथ जो हो जाएगी मेरे पास में एक डिक्रीज हो जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, पीक हमने कर ही लिया था, अब इसको पॉप भी कर लेते हैं। हम यहाँ पर पहले इसको पॉप कर देते हैं, जिससे हमारे पास में क्या होगा, ये 2 पुश होंगे, एक पॉप होगा यानी कि 20 पॉप हो जाएगा और उसका पीक होगा यानी कि 10 हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। तो बहुत बेहतरीन हमारे पास में आंसर आया है। तो क्या हुआ था, ये हमारे पास में पहला पुश हुआ था जिसमें 10 इंसर्ट हुआ, ये हमारे पास में दूसरा इंसर्ट हुआ जिसके अंदर 20 हमारे पास में इंसर्ट किया था हमने। उसके बाद में हमने तीसरा ऑपरेशन क्या किया था, हमने पॉप ऑपरेशन किया था। पॉप ऑपरेशन जैसे ही किया तो जो बचा हुआ स्टैक था वो वापस आ गया, यानी कि 20 इसमें से निकल गया, 20 टॉप में था वो निकल गया। और जो निकला था वो कैसे पता चला कि हमारे पास में स्टैक में ये बचा रह गया, इसलिए ये हमारे टॉप के अंदर है। तभी पीक का जो आउटपुट आया वो ये आया है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब एक काम करते हैं, अपने स्टैक को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। एक वैल्यू और डाल देते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते हैं इसको। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पॉप, मुझे पीक की ज़रूरत नहीं है, पीक नहीं, चलो चला लेते हैं। ठीक है, चला के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट हमारे पास में कुछ इस तरीके से आया। ये पुश ऑपरेशन हुआ, पहला आइटम गया, ये सेकंड ऑपरेशन, सेकंड पुश हुआ, इसके बाद ये थर्ड पुश हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने ये पॉप किया। जैसे ही मैंने पॉप किया तो मेरे पास में लास्ट आइटम क्या आना चाहिए, मतलब ये इसमें से 30 निकल गया। जैसे ही मैंने पॉप किया 30 निकल गया, बचा हुआ मेरे पास क्या रह गया, ये रह गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में नोड क्या, जो हमने पीक देखा था, पीक निकाल रहे हैं तो इसके अंदर जो भी टॉप नोड होगी, टॉप मेरा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना, और हमारे पास में जो स्टैक है, अगर मैंने जब कंप्लीट पूरा स्टैक इम्प्लीमेंट जो किया है उसका अगर आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास में स्टैक करंटली ये है, जिसके अंदर टॉप के अंदर क्या है 20। ठीक है, और उसका नेक्स्ट एलिमेंट है 10। ठीक है, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। बॉटम हमारे पास में क्या हो गया 10, ये हमारे पास में हो गया। एक और पॉप करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सब कुछ उसकी तरह सा चलता रहा बिल्कुल जैसे हमारे पास स्टैक के अंदर 20 था, ये पहला पॉप हुआ, अब इसके अंदर 10 बचा है इसके अंदर, ये हमारा पीक उसके अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास में स्टैक के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं। एक और पॉप कर लेते हैं, स्टैक को एम्प्टी करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करके देखा तो अब एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, इसीलिए मैं आपको इसको बार बार पॉप करवा रहा था। ठीक है ना, देखो क्या देखने को मिला यहाँ पर। ये पहला मेरे पास में पुश हुआ, ठीक है, उसके बाद सेकंड पुश हुआ, एक ये थर्ड पुश हुआ, ये 3 चीज़ पुश हो गई हमारे पास में। ये हमने इसके बाद पॉप किया, ठीक है, ये एक और पॉप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास में स्टैक हमारे पास में कुछ नहीं बचा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास जब हमने पॉप कर दिया यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नल आ गया हमारे पास में, लेकिन हमारा जो बॉटम है वो अभी भी कहीं ना कहीं पर पॉइंटेड है। यानी कि आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी है, मैंने ये चीज़ क्यों दिखाई है आपको कि हमने बॉटम कहीं पर भी हैंडल नहीं किया है। अगर मेरा टॉप जो है और बॉटम इक्वल हो गए हैं तो उस केस के अंदर हमें बॉटम को भी नल करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो मेमोरी के अंदर तो कहीं ना कहीं पर इसने स्पेस बना लिया था। आपने रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा हो तो हमारी लिंक लिस्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना, उसके अंदर हमने रेफरेंस बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। एरे वाले के अंदर देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको रेफरेंस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन तो हमारे पास में एलोकेट हो ही चुकी थी इसके लिए। ठीक है ना, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रेफरेंस नहीं करता है तो गार्बेज कलेक्टर आके उसको डिलीट कर देता है। बट यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये तो इस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है। अगर ये रेफरेंस हम इसको हटाएंगे नहीं तो हमारा गार्बेज कलेक्टर इसको हटाएगा नहीं और हमारा बॉटम ये बना रहेगा हमेशा। तो इसलिए जब हमारा टॉप हमारे पास में नल हो जाता है, मतलब हमारा टॉप जो है हमारा स्टैक जो है खत्म होता है, उस केस के अंदर हमारा टॉप और बॉटम इक्वल हो जाएंगे और उस केस के अंदर हमें जो बॉटम है उसको भी नल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो ये एक लाइन ऑफ कोड हम ऐड कर देते हैं जो बताने के लिए मैंने ये सब कुछ झमेला किया था। तो अगर मेरा टॉप एंड बॉटम इक्वल हैं तो उस केस के अंदर मैं अपने बॉटम को नल कर दूंगा। बॉटम मेरा नल हो गया।
अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो मेरे पास लास्ट में जो मेरा स्टैक है वो नल आना चाहिए, जो कि बहुत जो मेरा एक्सपेक्टेड है वही मेरा आंसर यहाँ पर आ गया है। मेरा लास्ट में स्टैक जो है वो नल है, टॉप भी नल हो गया, बॉटम भी नल हो गया, लेंथ भी मेरी 0 हो गई। तो इस तरीके से मेरा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया लिंक लिस्ट के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं और इसी को मॉडिफाई करते हैं और एरे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दोनों इम्प्लीमेंटेशन क्यों कराए गए हैं, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप इसको जान लें, आप इसको समझ लें, इसलिए हम दोनों वेज के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। पहले लिंक लिस्ट क्यों किया, क्योंकि लिंक लिस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एरे। एरे बहुत आसान है, मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर सारा इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए यार एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत आसान है इंप्लीमेंट करना, इसलिए मैंने एरे को सबसे लास्ट में ले लिया था। तो चलिए आगे चलते हैं और अपना इंप्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक का यूजिंग एरेज। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने स्टैक के अंदर इस कंस्ट्रक्टर कोड को क्लीन अप करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर नाम है टॉप चाहिए, क्योंकि टॉप वगैरह जो है हमारा एरे के अंदर जो है लेंथ से निकाला जा सकता है, बॉटम वगैरह ये सब कुछ हम लेंथ से निकाल सकते हैं। लेंथ हमें मैनेज ही नहीं करना, क्योंकि एरे की इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी होती है जो लेंथ होती है वो उसको मैनेज करके रखती है। तो यानी कि इन तीनों चीज़ों की मुझे फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है अगर हमें एरे से स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मैंने एक एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर डायनेमिक एरेज होते हैं जो कि इस तरह से डिक्लेयर करे जाते हैं, जो कि अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं जैसे जैसे उनकी मेमोरी फिल हो जाती है, जैसे उनका साइज़ फिल हो जाता है, जो हमने एरेज के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसलिए हमारी एरेज वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले डिफाइन कर दिया एक एरे। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं पीक मेथड। पीक मेथड क्या कहता है, पीक कहता है जो मेरे पास में लास्ट आइटम है उसको रिटर्न कर दो एरे के अंदर। ठीक है, तो एरे की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। लेंथ से हम बेसिकली जो करंट एरे का जो साइज है वो निकाल सकते हैं, और हमारा एरे जनरली 0 से स्टार्ट होता है, तो हम उसके अंदर उसकी लेंथ से 1 माइनस कर देते हैं एंड हम लास्ट एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पीक मेथड वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने अच्छे से इंप्लीमेंट कर ली एरेज के अंदर। पुश के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, एरे के अंदर हमें एक डाटा डालना है, तो एरे के अंदर भी एक मेथड होता है पुश मेथड। उस पुश मेथड से हम एरे के अंदर डेटा को सीधा डाल देंगे। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मेरे को इस सारे कोड की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस जो हैं हमारा एरे अपने आप कर सकता है। इसीलिए मैंने इस एरे को सबसे लास्ट में लिया था, जिससे कि हम सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन क्विकली कर सकें एरे का। अगर ये मैं आपको पहले दिखा देता, आप लिंक लिस्ट वाला देखते भी नहीं, आप सोचते हम एरे से ही काम करेंगे, बट दोनों जानने बहुत ज़रूरी हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर एरे के अंदर एक मेथड होता है पुश। पुश का मतलब होता है जो भी हमारे पास में उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे वो उसके लास्ट एम्प्टी स्पेस में जाके सेव हो जाएगी। दैट्स इट। तो हमने सिंपल क्या करा, एरे के अंदर एक वैल्यू को पुश कर दिया। ये हमारा पुश ऑपरेशन हो गया स्टैक के अंदर। ठीक है ना, दोनों ऑपरेशन हो गए, पीक हो गया, पुश हो गया। पॉप का ऑपरेशन भी देख लेते हैं। पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट जो है उसको ही, जो हमने लास्ट एलिमेंट यहाँ से निकाला था, इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट निकालेंगे और उस वैल्यू को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे और उस वैल्यू को आउटपुट कर देंगे। बट आप ये भी जानते हैं कि ये ऑपरेशन तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा, हम लेंथ पर जाके वो सब कुछ करेंगे। अब एरे के अंदर क्या एक और अच्छी बात होती है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है पॉप प्रॉपर्टी, जो कि हम इम्प्लीमेंट करके रखते हैं ऑलरेडी एरेज के अंदर। तो पॉप के अंदर क्या करेंगे हम, पॉप के अंदर यही होता है, लास्ट एलिमेंट में जाता है और उसको पॉप कर देता है। ये इम्प्लीमेंटेशन हमने एरेज के अंदर करा हुआ है। आप हमारी एरेज वाली वीडियो जाके देखें, जब हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है उसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा हुआ है। तो वो जो पॉप ऑपरेशन वहाँ पर है वो यही ऑपरेशन हुआ है कि लास्ट एलिमेंट पर हम गए, उस लास्ट एलिमेंट को हमने रिटर्न कर दिया और उसके बाद क्या किया, उस एलिमेंट को वहाँ से डिलीट कर दिया। सेम यहाँ पर हम सीधा उस मेथड को इसलिए कॉल कर दे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली ये जो सारा कोड है ये हटा देंगे और एक सिंपल एक पॉप मेथड कॉल कर देंगे इस एरे के ऊपर। तो दिस डॉट एरे डॉट पॉप मैंने एक मेथड है, जो पॉप मेथड है हमारा एरे का, मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है और हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो पॉप इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। तो 3 लाइन्स के अंदर हमारा कोड हो गया है। पहला फर्स्ट लाइन थी लेंथ निकालनी है, इसके अंदर पुश लगाना है, पॉप लगाना है, इससे हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं सेम आउटपुट आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, सेम आउटपुट का मतलब हम चेक करने के लिए तरीका बना लेते हैं
हम कंसोल कर लेते हैं अपने स्टैक को, ठीक है। पुश करने के बाद एक बार हम इसको कंसोल कर लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर पुश किया है। सेकेंडली 2 पॉप के बाद हमारे पास में क्या बचा है एरे के अंदर, वो पॉप कर लेते हैं, वो लॉक कर लेते हैं। एंड फाइनली हमारे पास में सारा पॉप करने के बाद में क्या बचता है, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बहुत अच्छा, ये हमारा पास में हुआ पुश ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद पॉप ऑपरेशन हो गया हमारे पास में, यहाँ पर हमारा स्टैक पूरा खाली हो गया, उसके बाद वो अनडिफाइंड आ गया, हमारे पास में स्टैक के अंदर कुछ नहीं बचा। चीज़ क्लियर हो गई है। तो सारे ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं। इस तरह से जो हमारा स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर है ये इंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंटरव्यूज़ के अंदर, एलिमेंट्री क्वेश्चंस के अंदर इसको ज़रूर पूछते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और करिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अपने जितने भी सजेशंस हैं या आपके कोई भी क्वेरीज जो आ रही हैं जो आप कहीं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, हम उनको पढ़ेंगे और उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। हमारी ये जो एजुकेशन है सभी लोगों तक पहुंच सके और सब इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इसी तरह से बेहतरीन कोडिंग करते रहिए, बहुत सारी अच्छी नॉलेज गैदर करते रहिए। पेरेंट्स के साथ टाइम जरूर स्पेंड करिए, अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ भी गैदरिंग जरूर करिए और एक अच्छा ग्रुप जरूर बनाओ अपने साथ में, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सको और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सको। उस तरह का एक इन्वायरमेंट हम बनाने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कमेंट्स के थ्रू जोड़ते जाएंगे हमारी वीडियोस के साथ में, हम उनको अपने ग्रुप्स के अंदर ऐड करते चले जाएंगे। तो इसलिए कमेंट जरूर करें, इंटरेक्टिव जरूर रहें हमारे साथ में। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।